तमाम ऐसे काम कर रही है सरकार, ऐसे फैसले ले रही है जिससे लोगों का ध्यान हटाया जा सके, लोगों को बांटा जा सके। जो वामपंथी और नेहरूवादी विचारधारा के बुद्धिजीवी या कुलीन तबका इस देश में, उसने 2014 में ही निश्चित कर लिया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जो सरकार संघ विचारधारा से जुड़ी हुई सरकार है, उसे स्थिर और शांत नहीं बैठने देना। 2014 में जनता का मूड बदला और देश की सत्ता बदल गई। अब बदलाव लाने की जिम्मेदारी सरकारों की थी और उसकी शुरुआत हुई राज्यपालों को बदलने से लेकर, और अब बात इतिहास बदलने तक आ पहुंची है। अब कई लोग कह रहे हैं कि बड़े बदले बदले से दिख रहे हैं सरकार। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आज मैं उस अकबर रोड पर हूं जो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में किसी और नाम से जाना जाए, क्योंकि काम करने के नाम पर चुनकर आई सरकारें अब नाम बदलने के एजेंडे पर जुट गई हैं। अब जब देश में बदलाव की ऐसी बयार बह रही हो तो ये समझना जरूरी है कि जिन लोगों पर देश का भविष्य बदलने की जिम्मेदारी है वो आखिर इतिहास बदलने में क्यों जुटे हैं, और ये भी कि विचारधारा की लड़ाई लिखाई पढ़ाई के आड़े क्यों आ रही है, और 21वीं सदी में एक बार फिर से महाराणा प्रताप को अकबर से क्यों लड़ाया जा रहा है। देश बदल रहा है। नारों की गूंज में सड़कों के किनारे लगा साइन बोर्ड भी बदल रहा है। ये बीजेपी स्टाइल का शासन है जिसमें सत्ता के 2 साल पूरे होने पर शाइनिंग इंडिया की चमक को एक बार फिर पेश करने का जुनून है, तो विचारों के धरातल पर परिवर्तन की गूंज। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वालों को अब दिल्ली खटक रही है। कीमतों के अंदर यहाँ की सड़कें रास नहीं आ रही। देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए ऐसा लगता है कि मुगल कालीन शासकों के साथ जी रहे हैं, मर रहे हैं। अकबर रोड से निकलिए तो शाहजहां रोड, वहां से निकलिए तो तुगलक रोड, वहां से निकलिए तो फिरोज शाह रोड। अरे वो एक किसी खास काल के शासक थे। पहले औरंगजेब गए और अब अकबर को दिल्ली की सड़कों से रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस का दफ्तर जिस सड़क पर है, उस सड़क का नाम महाराणा प्रताप पर किए जाने की मांग उठ रही है। यानी अकबर और महाराणा प्रताप 21वीं सदी में एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अकबर तो महान थे, तो राणा प्रताप क्या थे? अकबर महान थे, अकबर के अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन राणा प्रताप की तुलना में हम अकबर को क्यों महान माने? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन मतभेद का आधार जब तथ्य से ज्यादा भावुकता और सियासत हो तो इतिहासकारों को तो आपत्ति होगी ही। सिर्फ इतिहास से छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि अपनी बेवकूफ़ी भी जाहिर करना है। हिंदुस्तान के इतिहास में 2 ऐसे बड़े राजा थे, बादशाह थे, जिनका जिक्र दुनिया भर में होता है, अशोक और अकबर। तो अगर आपको देश से अपने प्रेम नहीं है तो आप जाहिर है ना अशोक का ख्याल करेंगे ना अकबर का ख्याल करेंगे। एक बुद्धिस्ट था, एक मुसलमान था। दिल्ली में कलाम रोड पर चलते हुए आप सवाल उठा सकते हैं कि देश के बाकी इलाकों में अभी भी औरंगजेब जिंदा है, उसका क्या करेंगे? 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में औरंगजेब के नाम पर 177 गांव और शहर हैं। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में औरंगजेब के नाम पर 114 इलाके हैं। आप इतिहास के जो चरित्र हैं जिनके नाम पर कुछ रोड्स के नाम, सड़कों के नाम, बिल्डिंगों के नाम, किलों के नाम अगर हैं तो आप कैसे मिटा सकते हैं? आप क्या टीपू सुल्तान को इतिहास से खत्म कर सकते हैं? आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान ऐसा था वैसा था, आप कहते हैं अकबर महान नहीं था, राणा प्रताप महान था। अरे भाई, ये जो बहस है वो इतिहासकारों को तय करने दीजिए। जो गवर्नेंस में लोग हैं उन्हें इसमें नहीं उतरना चाहिए। संघ और बीजेपी अपने कार्यक्रमों और कोशिशों को दलीलों की आड़ लेकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सांप्रदायिकता देखने वाले भी कई हैं। यह इतना ज्यादा प्रतिशोधात्मक कार्य है कि वो चाहते हैं कि इस्लाम के जो मुसलमान के दिए हुए योगदान है उनको हम एकदम से इस धरती से मिटा दें। 2014 के आम चुनाव में सिर्फ सत्ता नहीं बदली थी, सत्ता की विचारधारा भी बदल गई थी, और नई सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं में विचारधारा की बदलाव की झलक मिलनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नामों के साथ वो बदलाव दिखने भी लगा है, और शायद यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होती।
लेकिन पिछले दिनों आए राजस्थान सरकार के नए स्कूली सिलेबस में जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया गया। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब कांग्रेसी मुक्त भारत के अभियान में तब्दील होने लगा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री का स्कूली किताबों से गायब होना कोई ऐसी बात नहीं जिसको लेकर खामोश रहा जाए, खासकर तब जबकि ऐसा बीजेपी की सरकार में हो रहा हो। हंगामा जब बढ़ा तो उसे ठीक करने की बात कही जा रही है, लेकिन पहले कोशिश उसे सही साबित करने की हो रही थी। संघ से जुड़े लोग तो अब भी मानते हैं कि नेहरू का कद छोटा करने की जरूरत है। तो लोगों को लगता है नेहरू को हटाया नहीं जा रहा है। नेहरू का जो साइज है वो साइज में उनको रखा जा रहा है। साइज से अधिक थे उनको अपने आकार में लाया जा रहा है। जिनको आकारहीन कर दिया गया था उनको आकार में लाया जा रहा है। जिस लोकतंत्र का साइज दुनिया में सबसे बड़ा है, उस लोकतंत्र के निर्माता के साथ ये सलूक कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दूसरे कई लोगों को भी नागवार गुजरा है। कांग्रेस की परंपरा है, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने लड़ा, जेल गया तो एक देश को सोचने के लिए जो उसकी प्रगतिशील समझ थी उसको उन्होंने स्वतंत्रता के बाद लाने की कोशिश की। उसमें कौन सा दिक्कत है? इसी लोगों ने बड़े बड़े कमीशन बैठाए, जिसे मुदालियर कमीशन कहते हैं, जिसे कोठारी कमीशन कहते हैं, जो शिक्षा के जगत में सबसे ज्यादा सार्वजनीन और एक पाठ्यक्रम वाली शिक्षा की वकालत की और रिसर्च पर जोर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया। इन लोगों ने क्या खराब काम किया था और उसी को अनडन करना। आज जब समाज में लोग छोटे बड़े मुद्दों पर लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, तो देश के नौनिहालों को ये जानने का हक है कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मुल्क को कठिन वक्त में एकजुट किया था। इससे उलट नेहरू को गायब कर देने का साहस यही दिखलाता है कि भविष्य में बीजेपी की सरकारें ज्यादा तेज झटके दे सकती हैं। इनका बस चले तो महात्मा गांधी को भी ये भारत के इतिहास और भारत के समाज से बाहर कर दें, और वो दिन दूर नहीं है जो ये शायद ऐसा वो करेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता के तौर पे याद किए जाएं। तो ये क्रमशः धीरे धीरे हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की ये कोशिश पहले भी दिखी है। अपने अपने आदर्शों को लेकर अपना अपना पाठ पढ़ाने की नीयत कई बार झलकी है। इसी महीने गुजरात की स्कूली किताबों में दीनदयाल उपाध्याय को महात्मा गांधी के साथ मुख्य आर्थिक चिंतक बनाया गया, तो महाराष्ट्र में इतिहास पढ़ाते वक्त राज्य आंदोलन बताना फडणवीस सरकार ने जरूरी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने आरएसएस के दीनानाथ बत्रा की किताबों को नैतिक शिक्षा में पढ़ाने का निर्देश दिया, तो गुजरात ने स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पढ़ाने की इच्छा जताई थी। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है इस सरकार की, और इस सरकार के पीछे जो आरएसएस है उनकी जो सैद्धांतिक समझ जो है उसके आधार पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचारधारा की इस लड़ाई के कई मोर्चे हैं, जिसमें देश के कई बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के बड़े शिक्षण संस्थानों पर वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का कब्जा रहा है, और वो बदलाव की मोदी सरकार की हर छोटी बड़ी कोशिश का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह उतनी ही सच है कि शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में बदलाव का नया सरकारी एजेंडा अक्सर तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कई बार तो ये दकियानूसी भी लगता है। फिर बदलाव की ये मुहिम इन संस्थानों की स्वायत्तता के सवाल से भी बार बार टकरा रही है। सत्ता के लिए संघर्ष करने वाली बीजेपी सत्ता मिलने के बाद भी संघर्षों में उलझी है। हैदराबाद से लेकर जाधवपुर तक और एफटीआईआई से लेकर जेएनयू तक पार्टी कई दफा छात्र संगठनों से उलझती हुई नजर आई। इन संघर्षों में नारे भी खूब उछले। कभी भारत माता के नाम पर बवाल हुआ, तो कभी नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल होने का खिताब बांटा गया। तो अब अगर कोई भी सरकार से किसी को भी डिफरेंस होती है तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। देश के पुराने शिक्षण संस्थानों की खासियत है उसकी वैचारिक विविधता, लेकिन बीजेपी से जुड़े लोगों का मानना है कि इन संस्थानों पर अरसे से एक खास वर्ग का कब्जा रहा है, और जब सरकार इसे बदलने के लिए कोई कदम उठाती है तो इनमें छटपटाहट देखी जा रही है। जो पुरानी विचारधारा है उसने जिन बुद्धिजीवियों और कुलीनों को पैदा किया
वह एक दबाव समूह है जो बहुत ही प्रभावशाली दबाव समूह है। उस दबाव समूह ने सभी विश्वविद्यालयों को, शिक्षण संस्थाओं को अपने लपेट में लेने की कोशिश की। किसी भी विवाद को राष्ट्रीय विवाद बना देना, किसी भी असंतोष को राष्ट्रीय असंतोष में परिवर्तित कर देना, प्रोपेगेंडा के आधार पर उनका एक व्यवसायिक कार्य है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सरकार के दखल की कलई एक बार फिर खुली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रतनलाल हंगलू ने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने मंत्रालय पर विश्वविद्यालय के मामलों में दखल देने और राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि वाइस चांसलर ने एक दिन बाद ही खुद को कंट्रोल कर लिया, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। एक बार फिर सरकार निशाने पर आ गई है। यह आने वाले समय में हमारे सामाजिक साझी संस्कृति के अंदर दीवार पैदा करके देश को तोड़ने की स्थिति में ले जा सकता है कि जिन लोगों ने इस देश में बलिदान दिया है, जिसने इस देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका की है, उसको ही इतिहास के पन्ने से उसको हटा दें। शिक्षा व्यवस्था के साथ गड़बड़झाला करने की फितरत हर राजनीतिक पार्टी की रही है। बस फर्क ये है कि इस बार मामला छिपाए नहीं छिप रहा। संघ किस हद तक बीजेपी की बाह मरोड़ने में लगा है, इसकी तस्वीर गोवा में भी दिखी। वहां भी एक वैचारिक बदलाव को लेकर तलवारें खींची है। संघ की इच्छा है कि गोवा की बीजेपी सरकार राज्य के इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ग्रांट देना बंद करे। संघ राज्य में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर ये बदलाव लाना चाहती है। संघ की इस मांग का सीधा असर 129 प्राइमरी स्कूलों पर पड़ेगा, जिन्हें सरकारी मदद मिल रही है। इन स्कूलों में 29,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। विचारधारा में वो कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि एक पुरान पंथी विचारधारा कभी इस नए विकसित समाज में सफल नहीं हो सकता। हाल ही में संघ के सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल बातों ही बातों में बोल गए। देश के स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है, उससे देश का दर्शन सामने नहीं आ रहा। इतिहास की पुस्तकों का मामला उसका देखो सिस्टम है। एक कमेटी बनती है, कमेटी बन करके विचार करती है, वो तैयार करती है, फिर आगे देती है, तो 2-3 साल उसमें लगते हैं लगभग। लेकिन वो बात दिमाग में है, इतिहास की पुस्तकें ठीक ठाक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर है कि संघ की अपनी चिंताएं हैं और संघ की चिंता पर चिंतित होकर कदम उठाना बीजेपी सरकारों की मजबूरी। ऐसे में उन सभी नारों और उम्मीदों का क्या होगा जिसके भरोसे बीजेपी ने चुनाव में बाजी मारी थी। जाहिर है कई वादों पर सरकार विफल साबित हो रही है और अपने रास्ते से भटकी हुई दिखाई दे रही है। तभी तो अब कामकाज को लेकर भी फैसले आने शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार 2 वर्ष पूरे हो रहे। अगर आर्थिक स्तर पर देखा जाए, देश की आर्थिक तरक्की, देश में रोजगार के सवाल को देखा जाए, देश में शिक्षा के सवाल को देखा जाए, देश में हेल्थ केयर के सवाल को देखा जाए, ये जो बड़े सवाल हैं, एग्रेरियन अनरेस्ट के सवाल को देखा जाए, इन सवालों पर मोदी सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं वो निराशाजनक है। कहां तो वादा था कि दिन बदल देंगे, और जब कुर्सी मिली तो राज्यपालों से लेकर चुनी हुई सरकारों तक को बदलने में जुट गई मोदी सरकार। पहले अरुणाचल और फिर उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, उसके बाद बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लगता है बदलाव की अलख जगाने वाले लोगों ने बदलाव का मतलब सही तरीके से नहीं समझा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की परिभाषा गढ़ने वाले प्रधानमंत्री के शासन में 2-2 राज्यों की सरकारों ने गंभीर आरोप लगाए। पहले अरुणाचल ने और अब उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में विधायकों को बहकाने से लेकर जानबूझकर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसे इल्जाम लगे। यही वजह है कि उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार की एक बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत अच्छा मैसेज उत्तराखंड के लिए गया है कि जो विकास के कार्य इस भाजपा सरकार ने षड्यंत्र करके रोके थे और एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया था, उसका हम उच्च न्यायालय को, हम सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी कई योजनाओं की शुरुआत की है। अब जब मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं,
तो ये स्वाभाविक ही है कि केंद्र सरकार को उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बरक्स देखा जाए। बहुत सारे ऐसे दल भी एनडीए में उस वक्त थे जो आरएसएस की हिंदू राष्ट्रवाद की थीसिस को खारिज करते हैं और वो एक दबाव के तौर पे उन पर काम करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को नरेंद्र मोदी की सरकार की तरह खुली छूट नहीं थी। संघ की सरकार में भूमिका से लगातार विरोधियों को मोदी सरकार पर वार करने का मौका मिल रहा है। संघवाद से आजादी का नारा जो पहले कन्हैया ने लगाया था, अब उसे नीतीश शरीके नेताओं ने लपक लिया है। ये जो पुरखे हैं, वैचारिक पुरखे हैं, संघ के लोग, आरएसएस के लोग, आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं रही। जिन बदलावों को लेकर बखेड़ा हो रहा है, मोदी सरकार के कामकाज का दायरा उससे काफी बड़ा है और सरकार की कई अच्छी पहल बेवजह के विवादों के बीच कहीं दब कर रह जा रही है। सरकार को ये समझना होगा कि जब उसकी उपलब्धियों की बात होगी तो इतिहास और सड़कों के नामों में हुए बदलाव से कहीं ज्यादा इस बात पर गौर किया जाएगा कि आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली। जब आप सत्ता में हो तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप बदलना क्या चाहते हैं। वैसे ये डर हमेशा रहता है कि जो लोग इतिहास बदलने में ज्यादा जुटे रहते हैं वो वर्तमान और भविष्य के साथ इंसाफ नहीं कर पाते और उस हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार के भी 2 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में उसे सीरियसली सोचना पड़ेगा कि वो इतिहास में कैसे दर्ज होना चाहती है, नाम की सरकार या काम की सरकार। एक ऐसी सरकार जिसने इतिहास बदल दिया या फिर एक ऐसी सरकार जिसने देश का भविष्य बदल दिया। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पे। तब तक मेरे सहयोगी नीतीश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत।